दोस्तों बीजेपी को अभी अभी लगा बेहद बड़ा झटका। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष गिरफ्तार, भाजपा का विरोध और इसी के साथ बीजेपी में सन्नाटा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी को पड़ी जबरदस्त फटकार। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिकों की आवाज दबा रही है सरकार। मलयालम न्यूज चैनल बैन पर बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस का दावा, बीजेपी डूबता हुआ जहाज। कर्नाटक में विरोधी नेताओं के खिलाफ ईडी के इस्तेमाल की है तैयारी। चौथी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहां पर नीतीश कुमार का अमित शाह के बयान को लेकर पलटवार। पूछा 2017 में कितनों को लटकाया था उल्टा। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में हुई हिंसा पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले एक्शन जारी है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदलेगी सरकार तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। और हर रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। एसएससी पेपर लीक मामले में तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष गिरफ्तार, बीजेपी का विरोध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एसएससी पेपर लीक मामले में तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां दोस्तों, यहां पर बुधवार को गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले बंदी संजय को उनके करीमनगर स्थित आवास से तेलंगाना पुलिस ने हिरासत में लिया था। और उधर बंदी संजय की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त सन्नाटा देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक संजय की गिरफ्तारी से पहले पुलिस की टीम उन्हें मेडिकल जांच के लिए वहां अस्पताल ले गई और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर विरोध किया, लेकिन उसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर दिया और उसके बाद से बीजेपी में सन्नाटा है। और आपको बता दें कि बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। एसएससी पेपर लीक का है मामला। तो दोस्तों क्या अब इनको भी होगी 2 साल से ज्यादा की सजा और क्या इनकी भी हो जाएगी सदस्यता रद्द? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिकों की आवाज दबा रही सरकार, बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। मलयालम न्यूज चैनल बैन पर बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम न्यूज चैनल पर केंद्र सरकार के लगाए गए बैन को यह कहते हुए हटा दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर देश के नागरिकों के अधिकार कुचला नहीं जा सकता। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह बेहद बड़ा बयान दिया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें चैनल को बैन करने के बाद के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया गया था। याचिका को सुनते हुए कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते, इसके समर्थन में ठोस सबूत होने चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील का इस्तेमाल कर रही है। उसका ये रुख कानून के शासन के लिहाज से गलत है। तो दोस्तों रूल ऑफ लॉ के खिलाफ बताया है सरकार का ये रुख, जिसके बाद से इसको बड़ा बयान के रूप में देखा जा रहा है। आईना दिखाने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि सरकार हवा में बात नहीं कर सकती, हवा में ये नहीं कह सकती कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था इसीलिए किसी न्यूज चैनल को बंद कर दिया। दोस्तों यहां पर हर किसी के अधिकार है और नागरिकों के अधिकार को कुचला नहीं जा सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का बड़ा दावा, बीजेपी डूबता हुआ जहाज। कर्नाटक में विरोधी नेताओं के खिलाफ ईडी और आईटी के इस्तेमाल की तैयारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को डूबता जहाज करार दिया और दावा किया कि अब राज्य के उसके नेताओं, विधायकों एवं उम्मीदवारों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय एवं आयकर विभाग के इस्तेमाल की तैयारी है, जो केंद्र सरकार का आखिरी हथियार है। पार्टी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेता इतने डरने और झुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि मोदी सरकार कर्नाटक में बुधवार सुबह से अपने आखिरी हथियार यानी ईडी और आयकर विभाग का इस्तेमाल करने जा रही है। कांग्रेस नेताओं, विधायकों और उम्मीदवारों के खिलाफ आने वाले कई दिनों तक ये कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि बिहार के दंगों से आ रही है। 2017 में कितनों को अमित शाह ने उल्टा लटकाया। दंगाइयों पर अमित शाह के बयान को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने पूछा सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में रामनवमी जुलूस के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को दावा किया कि अब राज्य में हर जगह शांति है और अशांति जानबूझकर एक साजिश के तहत पैदा की गई थी। उन्होंने लिखा कि हम दोनों स्थानों पर स्थिति पर
नजर रख रहे हैं। ये प्रशासन की विफलता नहीं थी, कुछ लोगों ने साजिश के तहत जानबूझकर यह अशांति पैदा की है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ दिनों में सच्चाई सामने आ जाएगी। पूरा देश जानता है कि बीजेपी नफरत और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। नीतीश कुमार की ये टिप्पणी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दावा किए जाने के एक दिन बाद आई है कि भाजपा उनके राज्य में दंगे कराने के लिए गुंडों को ला रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में हुई हिंसा पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, एक्शन जारी है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी हां दोस्तों, रामनवमी के दौरान बिहार के सासाराम और नालंदा जिले के बिहार शरीफ में हुई हिंसा को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसा करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार को टारगेट किया जा रहा है और पहले बिहार को तमिलनाडु से लड़ाने का प्रयास किया गया, उसमें असफल होने पर दंगे कराए गए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया कि शाह को बताना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि बिहार में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई, 2 जगह पर हिंसा हुई, सरकार इसे लेकर गंभीर है और दंगा करने वालों को पकड़ा जा रहा है। कुछ लोग गुजरात से आकर यहाँ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें जहाँ जाना है वहीं दंगा हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस के पीएम मोदी को नसीहत, इस नेता से सावधान रहने की दी सलाह, कहा यह आपके लिए भी वफादार नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया और पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए जो अपनी पूर्व पार्टी के प्रति वफादार नहीं रहा है, वो उनके लिए भी वफादार नहीं रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर एक बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस की एक देशद्रोही के अलावा कोई विचारधारा नहीं बची है, ये देश के खिलाफ काम करते हैं। इन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर न्यायपालिका को दबाव में लाने का आरोप भी लगाया। तो दोस्तों, इसी पर पवन खेड़ा ने पलटवार किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि जब मिस्टर सिंधिया राजनीतिक रूप से रेलेवेंट बने रहने के लिए ये सब करते हैं और इसके कई उदाहरण हैं, जैसे राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी बदली, उन्होंने अपने दोस्त बदले, अपनी वफादारी बदली और वो हमें राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने का व्याख्या दे रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, कहा बीजेपी सांसद 3 साल की सजा होने पर डिस्क्वालीफाई नहीं तो फिर राहुल गांधी क्यों। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी के एक सांसद ने अनुसूचित जाति के डॉक्टर को तमाचा मारा था, तब उसने सांसद के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत केस रजिस्टर कराया था और इस केस में बीजेपी सांसद को 3 साल की सजा हुई थी, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सांसद 16 दिन के बाद स्टे लेकर फिर वापस लोकसभा आ सकता है, लेकिन राहुल गांधी जी को जब डिफेमेशन केस में 2 साल की सजा हुई होती है तो वो लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकार किस ढंग से कानून अपने हाथ में लेकर लोगों को डिस्क्वालीफाई कर रही है, उनका मुंह बंद कर रही है और खासकर राहुल गांधी जो खुलकर बोलते हैं उनकी आवाज़ बंद करने की पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारी जो मुहिम है, लड़ाई है, वो जारी रहेगी। कांग्रेस गुजरात के नेताओं ने इसकी शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इतिहास में तोड़ने मड़ोड़ने वाले खुद इतिहास के कूड़ेदान में पहुंच जाते हैं, कांग्रेस ने फिर बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने एनसीईआरटी की राजनीति विज्ञान की किताब से कुछ संदर्भों को हटाए जाने को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास करने वाले खुद इतिहास के कूड़ेदान में पहुंच जाते हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन इतिहास बदलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि आप पुस्तकों में चीजों को बदल सकते हो लेकिन इतिहास नहीं बदल सकते। भाजपा और आरएसएस के लोग कितना भी प्रयास कर ले, इतिहास नहीं मिटने वाला है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि प्रतिशोध की भावना के साथ इतिहास बदला जा रहा है। रुक करते हैं
हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव है बेहद निकट और ऐसे में बीजेपी में सेंध लगा दी है कमलनाथ ने। और कमलनाथ ने बड़ा दावा किया है और कमलनाथ ने ये कहा है कि बीजेपी के दर्जनों से ज्यादा नेता मुझसे अकेले में मिलना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब चाहे कमलनाथ तब मध्य प्रदेश में हो जाए खेला, क्योंकि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर अपना भरोसा दिखाया था, कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन कांग्रेस की पार्टी को तोड़ दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ कुछ एमएलए लेकर चले गए, जिसके बाद बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि बीजेपी के कई सारे नेता, कई सारे एमएलए कमलनाथ के संपर्क में बताए जा रहे हैं और कमलनाथ कह रहे हैं कि वो मुझसे गुप्त में मिलना चाहते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि कर्नाटक से आ रही है। भाजपा को यहाँ भी लगा बड़ा झटका और बड़े नेता पद से देंगे इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस पार्टियां जिनके बीच इस चुनाव में मुकाबला होने वाला है, वो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में जुटी हुई है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट 8 अप्रैल के बाद ही शेयर करने का ऐलान किया है और इसी बीच बीजेपी एमएलसी आयानूर मंजूनाथ ने खुलासा किया है कि वो इस चुनाव को लड़ने के लिए कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य के पद से इस्तीफा देंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो शिवमोगा निर्वाचन सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी के बड़े नेता ने कई कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को झटका देंगे मोदी के हनुमान, बिहार में कर देंगे बड़ा खेला, हुआ बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साल 2024 लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे के बाद अन्य पार्टियों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। जी दोस्तों, यहाँ पर अमित शाह ने यह दावा कर दिया है कि सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की पार्टी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सहयोगी दल थे, जो बीजेपी के हनुमान बताए जाते थे, चिराग पासवान, उन्होंने बड़ा इशारा कर दिया है जिससे बीजेपी को बड़ा झटका बिहार की सियासत में लग सकता है और बीजेपी के साथ खेला हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। चिराग पासवान ने मीडिया से कहा है कि आप जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की हर लोकसभा में यूनिट है और वो काम भी कर रही है। और तो दोस्तों, क्या 40 की 40 सीटों पर एलजेपी भी चुनाव लड़ेगी और क्या इससे बीजेपी के वोट शेयर को होगा नुकसान? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन को पीएम मोदी की क्लीन चिट की कीमत चुका रहा है देश। अरुणाचल को लेकर ड्रैगन के दावों पर कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्षी आरोप लगा रहा है कि चीन हमारे देश में घुसा हुआ है, लेकिन पीएम मोदी अपनी पार्टी को बचाने के लिए उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, जिसके बाद इसकी कीमत पूरा देश चुका रहा है, देश को नुकसान हो रहा है। और दोस्तों, पार्टी को देश से ऊपर रखने का आरोप भी बीजेपी पर लग रहा है। आपको बता दें कि चीन भारत के खिलाफ अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा पर सब कुछ सही नहीं होने के दावे के बीच ड्रैगन ने अरुणाचल प्रदेश में बड़ी हिमाकत की है। उसने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों पर अपना दावा ठोक दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने 11 जगहों के नाम भी बदल दिए हैं। लेकिन दोस्तों, गोदी मीडिया को देखकर ऐसा कतई नहीं लगता कि चीन ने यह दुस्साहस किया है। बीजेपी के बड़े नेताओं को देख के भी ऐसा नहीं लगता। तो दोस्तों, क्या एक तरफ से क्लीन चिट दे दी है कि चीन को जो करना है करे, हम तो अपनी राजनीति करेंगे? क्या बीजेपी चीन से लड़ने में सक्षम नहीं है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। कांग्रेस ने कहा कि चीन ने एक बार फिर अरुणाचल में हमारे इलाकों के नाम बदलने की हिमाकत की है। सवाल यह है कि आखिर चीन इतना दुस्साहस कर कैसे पा रहा है? जवाब आप जानते हैं, जब पीएम मोदी खुद चीन को क्लीन चिट दे देंगे, कहेंगे कि कोई नहीं घुसा है, तो उनका मन तो बढ़ेगा ही। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आरोप लगाया गया है कि जब चीन अंदर घुस जाता है और देश को नुकसान पहुंचाता है, तो पार्टी को बचाने के चक्कर में, अपने आप को बचाने के चक्कर में बीजेपी के नेता कहते हैं कि चीन नहीं घुसा। इससे चीन को क्लीन चिट मिल जाती है और चीन को ये पता चल जाता है कि सरकार हमारा कुछ नहीं कर पाएगी और इसीलिए उनका साहस बढ़ जाता है और इस प्रकार का दुस्साहस का काम करती है ये चीन की सरकारें। और चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई गाँवों का नाम बदल दिया है, जिसके बाद अब बीजेपी घेर रही है और बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस ने और कहा है कि चीन को जो पीएम मोदी क्लीन चिट दे रहे हैं, उस
उसकी कीमत देश चुका रहा है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, वो बाहर से गुंडे लाए और मुझे हर वक्त अलर्ट रहना होता है। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कई जगहों पर हुई हिंसा को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी वाले कहीं भी कभी भी दंगा करा सकते हैं, इसीलिए मुझे हर समय अलर्ट रहना पड़ता है। हम हिंसा नहीं करते, बंगाल के लोग हिंसा पसंद नहीं करते और ये आपराधिक हिंसा है। हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वो गुंडों को बाहर से बंगाल में लाए थे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वो जुलूस में हथियार और कारतूस लाए। क्या भगवान राम ने हथियार लाने को कहा था? ये लोग समझते नहीं हैं, बंगाल के लोग दंगा पसंद नहीं करते। दंगा करना बंगाल की संस्कृति नहीं है। आम लोग दंगा नहीं करते हैं। बीजेपी से नहीं हो पाता तो दंगा भड़काने के लिए वो किराए के लोगों को लाते हैं। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ राजनीतिक गुंडे होते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खेजूरी में कहा कि रामनवमी पर हिंसा कर बीजेपी भगवान राम का नाम बदनाम कर रही है। वो एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा कर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। क्या आप नंदीग्राम, खेजूरी, कोलाघाट, तमलुक की घटनाएं भूल गए? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीबीआई ईडी के दुरुपयोग को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ करेगी सुनवाई। 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में डाली है याचिका। जी हां दोस्तों, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच 14 विपक्षी दलों की याचिका पर सुनवाई कर रही है। बता दें कि सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के चलते कई विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी समेत कई पार्टियों का कहना है कि केंद्र सरकार इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी पार्टियों पर बदले की कार्रवाई कर रही है। विपक्षी दलों की याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करेगी। और आपको बता दें कि जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पार्दीवाला भी बेंच का हिस्सा होंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंसाफ देने में योगी सरकार सबसे फिसड्डी, कर्नाटक सबसे ऊपर, दूसरे सूबों का क्या है हाल? आपको बता दें दोस्तों कि जस्टिस रिपोर्ट 2022 के मुताबिक इंसाफ देने में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार सबसे फिसड्डी साबित हुई है। जिन सूबों की आबादी 1 करोड़ से ऊपर है उनकी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 18वें पायदान पर है, यानी सबसे नीचे है। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले सूबों की फहरिस्त में कर्नाटक सबसे ऊपर है। जिन पैरामीटर पर सूबे का आकलन किया गया है उनमें पुलिस, जुडिशरी, कारागार और लीगल एड शामिल है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इंसाफ देने में एमके स्टालिन के तमिलनाडु का नंबर दूसरा है, जबकि केसीआर के तेलंगाना तीसरे नंबर पर काबिज है। पीएम नरेंद्र मोदी का गृह प्रदेश गुजरात इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर काबिज है। 4 अप्रैल को दिल्ली में जारी रिपोर्ट में वाईएसआर का आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पर काबिज है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आप हमेशा वही बात क्यों कहते हैं जो बीजेपी कहती है? पत्रकारों को राहुल गांधी ने जमकर धोया। जी हाँ दोस्तों, गोदी मीडिया के भी अब दिन निकट आ चुके हैं और यहाँ पर गोदी मीडिया को धोते हुए नजर आए राहुल गांधी। बीजेपी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मीडिया पर फिर से हमला करने का आरोप लगाया। इसके लिए भाजपा ने राहुल गांधी की उस तीखी प्रतिक्रिया का हवाला दिया जिसमें एक पत्रकार द्वारा सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस नेता ने उसी से सवाल किया कि आप हमेशा वही क्यों कहते हैं जो बीजेपी कह रही है। तो दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को जमकर धोया है, जिसके बाद बीजेपी को मिर्ची लगी है। राहुल गांधी ने मीडिया से पूछा कि आप हमेशा वही क्यों कहते हैं जो बीजेपी कहती है? हर बार आप वही कहते हैं। राहुल गांधी ने अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि एक बहुत ही सरल बात है, अडानी जी की मुखौटा कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए का मालिक कौन है? ये बेनामी है, इसका मालिक कौन है? बाद में एक ट्वीट में राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर चुप्पी का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया और पूछा कि वो डरे हुए क्यों है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक तीर से 2 निशाने साधेंगे अखिलेश, 2024 के लिए बनाया मेगा प्लान, बीजेपी के साथ मायावती को भी झटका। जी हाँ दोस्तों, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब बस साल भर का ही समय बचा है। राहुल गांधी की संसदीय जाने के बहाने विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में है, लेकिन अब तक कोई भी अंतिम फैसला नहीं हो सका है। सीटों के हिसाब से सबसे बड़े राज्य यूपी में अखिलेश यादव अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अखिलेश यादव 2014 के बाद से 4 बड़े चुनाव हार चुके हैं, जिसमें 2 लोकसभा और 2 विधानसभा
चुनाव शामिल हैं। ऐसे में अब वो मुस्लिम यादव के अलावा दलित और पिछड़ों को अपने साथ लाने की कवायद में लग गए हैं। बीते दिन रायबरेली में अखिलेश यादव ने बसपा संस्थापक काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करके साफ संकेत दिए हैं कि भविष्य में उनका फोकस मायावती से छिटके दलित वोट बैंकों पर होने वाला है। अखिलेश एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस का दावा, चुनाव से पहले फोन हैक करने की साजिश रच रही है मोदी सरकार। तो दोस्तों क्या बेईमानी करके जीतती है बीजेपी? क्योंकि दोस्तों अब ये खबर आ रही है, कांग्रेस ने उस खबर को लेकर बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार पर रविवार को निशाना साधा, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार एक नई स्पाईवेयर प्रणाली हासिल करने पर विचार कर रही है। दोस्तों पहले भी पेगासस जैसे प्रणाली का इस्तेमाल का आरोप लगा हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विदेशी मदद लेकर लोगों के फोन हैक करने की साजिश की जा रही है। तो दोस्तों क्या खतरे में है आपका फोन, और क्या आपको सबसे बड़ा खतरा बीजेपी से है? क्योंकि इसी प्रकार के दावे कांग्रेस कर रही है, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, 5 स्टार होटल में ठहरे, दंगा भड़काया, मीटिंग की और फिर फुर हो गए। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं, अगर वो सही साबित हो जाते हैं तो यहाँ पर बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है और कुछ भाजपाइयों को जेल की सैर भी करनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि सोमवार को उन्होंने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में दंगों को फंडिंग करती है और हिंसा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ लोग आए, 5 स्टार होटल में ठहरे, दंगा भड़काया, फिर बीजेपी वालों के साथ मीटिंग की और फिर वापस लौट गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके आने से सबसे पहले इनसे पूछे कि 100 दिन रोजगार का पैसा कहाँ है, बाद में दंगा भड़काने बंगाल आए। मैं आपके लिए सब करूंगी, लेकिन आपसे अनुरोध है कि पंचायत चुनाव और 2024 के चुनाव में आप दंगा करने वाली पार्टी का समर्थन ना करें। तो दोस्तों क्या बंगाल में लोग दंगा करने वाली पार्टी का कर देंगे बहिष्कार? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।